हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। जैसा कि मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, कभी कभी डिटेल में लिखने को भी आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है इसका, शिफ्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रा अराइजेज ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो कह रहा है प्रोटॉन का शील्डिंग एंड डी शील्डिंग होना आपका केमिकल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है इसे हम लोग आगे अच्छे से अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि केमिकल शिफ्ट जनरली अगर हम लोग समझना चाहे क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो कह रहा है कि जब आप एनएमआर का स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे जो सिग्नल के पोजीशंस होते हैं वही आपका केमिकल शिफ्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर ये मान लीजिए कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक एक स्पेक्ट्रा जो है ये क्या आपका शो कर रहा है, केमिकल शिफ्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सिग्नल का पोजीशन जो है ये आपका केमिकल शिफ्ट होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन एनएमआर सिग्नल्स। और क्या कह रहा है कि केमिकल शिफ्ट जो होते हैं वो आपके एनएमआर सिग्नल के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लाइक दैट यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे डेल्टा वैल्यू कुछ दिया गया है 1 to 10, जो कि पार्ट पर मिलियन में दिखाया गया है। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस में जो वैल्यू कवर हो रहा है ना, इसी को ये शो करता है कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच की क्या वैल्यू है और ये वाली सिग्नल किस वैल्यू पे लाइक कर रहा है, ये वाला सिग्नल आपके किस वैल्यू पे लाइक कर रहा है। तो क्या बोला यहाँ पे कि आपका डिस्टेंस भी केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड कह रहा है इट रिप्रेजेंटेड इन डेल्टा स्केल एंड एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। तो अभी मैंने दिखाया कि ये आपके एक डेल्टा स्केल पे आपका शो होता है और इसको हम लोग पार्ट पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही आपका केमिकल शिफ्ट है। अब हम लोग देखते हैं, अभी सिग्नल हमने पढ़ा था कि जैसे अगर हमारा कोई कंपाउंड है लाइक CH3CH2OH है ना, तो इसमें कितने सिग्नल्स आएंगे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसे डिटेल में बताया है। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे सिग्नल निकालते हैं, तो इट मीन्स कि आपको प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटॉन का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और आप देख रहे होगे कि इस प्रोटॉन के लिए ये दोनों इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पे एक सिग्नल आएगा। CH2 के लिए आप देख रहे हो कि बिल्कुल इन्वायरमेंट अलग है ना, इधर CH3 अटैच है, इधर OH है, ये भी एक अपना अलग सिग्नल देगा। और OH के केस में भी इससे अटैच है CH2। ठीक है, सब अलग अलग यहाँ पे इन्वायरमेंट है, इसलिए ये भी एक सिग्नल देगा, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 3 सिग्नल हमारा ये दे रहा है। ऐसे हम लोग सिग्नल्स को काउंट करते हैं। ठीक है, और यही सिग्नल हमारा फिर आपके केमिकल शिफ्ट जो कि स्केल के थ्रू, डेल्टा स्केल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है। तो देखिए शील्ड टर्म से ही आप समझ रहे होंगे, जो शील्ड होता है ना, शील्ड मीन्स आपका होता है सुरक्षा कवच। ठीक है, सुरक्षा कवच हिंदी में, एकदम शुद्ध हिंदी में शील्ड मीन्स होता है सुरक्षा कवच। तो अगर हम इसे 1 HNMR के टर्म में यदि समझना चाहे, तो अगर हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो अगर हम समझे कि देखिए ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके किनारे जब भी कोई मॉलिक्यूल एटम है, तो आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो और किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप बोलेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा, इसको कहीं ना कहीं कौन सुरक्षा दे रहा है, ये एज ए बॉडीगार्ड चारों तरफ इसके लगे हुए हैं ना, तो ये कहा जाएगा कि देखिए इलेक्ट्रॉन इसको क्या दिया है, शील्ड प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये इजीली न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जब न्यूक्लियस पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेस होते हुए दिखता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं यहाँ पे कि इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को इस न्यूक्लियस तक पहुँचने नहीं देगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखिए कि न्यूक्लियस के किनारे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस पर डालें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ईजिली इस न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज़्यादा शील्डिंग आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पे शील्डिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रहा है। और जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं डी शील्डिंग। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे डी शील्डिंग हो रहा है, ठीक है। यानी इस न्यूक्लियस के किनारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं ये शील्डिंग का काम करेगा, और इस न्यूक्लियस के आपके सराउंडिंग में कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये आपका डी शील्डिंग करेगा। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए होता क्या है, होता ये स्टूडेंट कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आपका एक चार्ज बॉडी है, इसलिए इसके अंदर भी मोशन होता है। और इस इलेक्ट्रॉन में मोशन होने की वजह से ये अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। इसका अपना भी, ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो एक्सटर्नल दे रहे हैं वो हो गया, ये आपका जो था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसी बाहर के सोर्स से आप दे रहे हो तो इसे बोलोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू द मोशन, उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि इलेक्ट्रॉन में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड यदि जनरेट हो गया, ठीक है, और ये जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तब हम उस इफेक्ट को बोलते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे हमें डी शील्डिंग देखने को मिलता है। और यही अगर हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में हो जाए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, है ना, ये देखिए अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड हो गया, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो इस केस को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यदि अपोजिट हो जाए डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। तो बहुत ही ईजी था, है ना। यहाँ पे हम लोग इससे अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये ब्लू और ग्रीन से मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिखाया, ठीक है, और ये ब्लैक वाले हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस के किनारे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कहीं ना कहीं रोटेट करते हैं, ठीक है, और इनमें अपना एक मोशन होता है, और इनके मोशन की वजह से अभी मैंने बताया कि इनके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड, आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, जब न्यूक्लियस के किनारे ऐसे सराउंडिंग में उनके रोटेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जब इस साइड हो रहा है, और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है जिसका डायरेक्शन आपका कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस केस में देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से ऐसे रोटेट करते हुए जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों ही अपवर्ड है। तो इस केस में मैंने बताया जब सेम डायरेक्शन में दोनों होते हैं तो ये यहाँ पे डी शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। लेकिन यही जब मूव करते करते आपके देखिए, जब ऐसे मूव करते करते यहाँ इस डायरेक्शन में आने लगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपवर्ड है, लेकिन अब इनका मूविंग क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपोज कर रहा है, तो इस नेचर की वजह से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपका जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे थ्री पार्ट है, देखिए समझिए।
कह रहा है व्हेन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्लेस्ड इन अ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है न्यूक्लियस को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अपने मोशन के कारण एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब कह रहा है कि इफ़ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन देन कॉल्ड एज डी शील्डिंग। अगर आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो तो इसे हम लोग बोलते हैं डी शील्डिंग, है ना। यहाँ पे भी हमने देखा था कि इनका डायरेक्शन सेम था, तो ये हो गया आपका डी शील्डिंग। ओके, नेक्स्ट करा है इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन कॉल्ड एज शील्डिंग। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। चूंकि हम लोग 1H NMR के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग जो भी शील्डिंग या डी शील्डिंग इफेक्ट होगा वो प्रोटॉन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ न्यूक्लियस शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द सिग्नल आर अपफील्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम। देखिए बहुत ईजी है, जो अभी जस्ट मैंने बताया था। कह रहा है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ न्यूक्लियस, ये यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कह रहा है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या करेगा, शील्ड करेगा किस जो कि हमने अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसको। तो ये अगर इस न्यूक्लियस के किनारे हाई डेंसिटी आप इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम लोग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं इसे ये क्या करेगा, शील्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसे इस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचने देगा, एक सुरक्षा कवच यानी कि बॉडीगार्ड बन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खड़े हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट दिख रहा है। और इसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि द सिग्नल आर अपफील्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग NMR स्पेक्ट्रम की बात करें या जो हमारा डेल्टा स्केल है उस स्केल पे हम लोग बोलेंगे कि जो सिग्नल हमारा होगा वो अपफील्ड होगा। ठीक है, तो यानी शील्डिंग वाला क्या करता है, अपफील्ड शो करता है, जिसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अपफील्ड। अगर जहाँ पे भी शील्डिंग हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो किधर साइड शिफ्ट होगा, अपफील्ड के साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, और दूसरा करेक्ट पॉइंट कि लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ न्यूक्लियस, यदि किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डी शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम अप्लाइड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डी शील्ड यहाँ पे हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका अच्छे से यहाँ पे न्यूक्लियस तक पहुँच जाएगा इस केस में, और इसे डी शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। एंड द सिग्नल आर डाउन फील्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम, और जो NMR स्पेक्ट्रम में हमारे जो सिग्नल्स होंगे वो आपके डाउन फील्ड के टुवर्ड्स होंगे। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया है कि डी शील्डिंग में हमारा क्या होता है, शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन का शिफ्ट होगा वो किधर साइड होगा, डाउन फील्ड के साइड होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि कैसे किसी प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जा रहा है या कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रहा है, तो ये आप समझिए कि यदि हमारा कोई, जैसे कि मैंने अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स लिया लाइक CH3 CH2 OH लिया, ठीक है, इस केस में आप देखेंगे कि जो OH होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में होता है ना। तो ये क्या करेगा, देखिए इस प्रोटॉन को क्या करेगा, और ढेर इधर से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा इस पे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें CH3 CH2 Cl लगा हुआ है तो ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस केस में प्रोटॉन की डेंसिटी क्या करेगा, ये कम करेगा। तो इन्हीं मॉलिक्यूल और ये जो सब्सटीट्यूट लगे हुए हैं इन्हीं के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है न्यूक्लियस के पास, तो हम लोग उसे शील्डिंग और डी शील्डिंग में अपना मेजर करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेल्टा स्केल। यही स्केल है जिस पे हम लोग केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि केमिकल शिफ्ट आपका क्या होता है, तो बोल रहा था कि जो डिस्टेंस होते हैं सिग्नल्स के बीच में उसे मेजर करता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं ये रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे भी सेम यही होगा। कह रहा है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द डेल्टा स्केल, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द केमिकल शिफ्ट। तो आपका डेल्टा स्केल किस लिए यूज होता है? केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। दैट इज पोजीशन ऑफ सिग्नल, यानी हम लोग सिग्नल के पोजीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ पे शो करते हैं पार्ट पर मिलियन में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एज ए रेफरेंस TMS लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि TMS क्यों लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेफरेंस में यहाँ पे TMS लिए हैं और इसी के रिगार्डिंग, इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसे कंपेयर करते हैं और उनके शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट के आधार पर बताते हैं कि उनका केमिकल शिफ्ट क्या है। तो आप अभी देख रहे हैं कि इस डेल्टा वैल्यू पे आप देख रहे हैं कि जब हम 0 से 10 के साइड जा रहे हैं, ठीक है, 0 से 10 के साइड जा रहे हैं, तो ये आपका डीशील्डिंग नेचर शो कर रहा है यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन फील्ड। कन्फ्यूज मत होइएगा, देखिए डीशील्डिंग में भी D है और डाउन फील्ड में भी D है। तो यानी जब आप डेल्टा स्केल पे 0 से 10 की तरफ जाएंगे तो वो आपका होता है डीशील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी डेल्टा स्केल पे आप अगर 10 to 0 साइड जा रहे हैं, ठीक है, 10 से आप स्टार्ट करो और 0 के साइड जा रहे हो, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि ये शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है? अप फील्ड में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अप फील्ड में हो रहा है और इस केस में एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड में हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट कि ये वैल्यू हमेशा अगर डेल्टा वैल्यू है तब, एक और वैल्यू होता है इस सेम केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होता है टाउ वैल्यू, ठीक है ना। टाउ वैल्यू क्या होता है आपका, यहाँ ना दिखा के मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ। टाउ वैल्यू जो होता है ना इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी डीशील्डिंग के केस में टाउ वैल्यू इधर से स्टार्ट होगा और आप देखोगे कि 10 से जब ये 0 के साइड ऐसे रहेगा तो आप बोलोगे कि ये आपका शील्डिंग डीशील्डिंग को शो करेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस एक चीज़ याद रखना, बस ये ध्यान रखना कि आपका जो वैल्यू है वो डेल्टा वैल्यू में होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा वैल्यू में जब 0 to 10 जाएगा तब आपका डीशील्डिंग होगा, ओके। लोअर टू हायर नंबर की तरफ जा रहा है तो डीशील्डिंग देखने को मिल रहा है, या फिर आप कहेंगे डाउन फील्ड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। और यदि 10 to 0 के साइड जा रहा है तब आप बोलोगे शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अप फील्ड के साइड जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों हम लोग यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल को TMS से कंपेयर करते हैं, क्यों TMS को हम लोग एज ए रेफरेंस लेते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यहाँ कह रहा है TMS इज यूज्ड एज रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब भी आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप किसी भी स्पेक्ट्रम को देखेंगे, लाइक मैंने भी यहाँ पे बनाया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने TMS जो दिखाया है वो कैसा है? एज ए रेफरेंस मैंने लिया है, ठीक है। तो हम लोग TMS को लेते हैं एज ए रेफरेंस। इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसका यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। कह रहा है कि टेट्रामिथाइल सिलेन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस कंपाउंड बिकॉज, ये क्यों आपका मोस्ट कॉमनली रेफरेंस कंपाउंड होता है? क्योंकि इट इज़ केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होता है, ये कहीं पे भी अपना रिएक्शन नहीं शो करता है। इट इज़ वोलाटाइल, ठीक है, अगर मतलब ये कंपाउंड से अपना रिएक्ट भी नहीं करेगा आप जो सैंपल डालोगे, और ये 27 डिग्री सेल्सियस पे ही वोलाटाइल हो जाएगा, ठीक है। और आप इससे कंपेयर भी कर लोगे अपने कंपाउंड को। नेक्स्ट कह रहा है इट गिव अ सिंगल सिग्नल शार्प एंड इंटेंस पीक, ये केवल एक ही सिग्नल देता है और बिल्कुल शार्प रहता है, ठीक है। इसमें कोई स्प्लिटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये केवल एक सिंगल सिग्नल देता है जो कि बिल्कुल शार्प होता है और एकदम क्लियर इंटेंस पीक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो 12 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है इनका इन्वायरमेंट सेम है ना। हम लोग ऐसे ही तो देखते हैं, देखिए इसके लिए भी सेम इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे सिलिका से अटैच है और 3 CH3 मिथाइल ग्रुप मतलब अटैच है। इसे भी हम लोग देखेंगे तो इसका भी सराउंडिंग सेम है। अगर इस मिथाइल ग्रुप को देखें तो इसका भी यहाँ पे सेम इन्वायरमेंट है, और इस केस में भी देखेंगे तो सेम इन्वायरमेंट है। तो जब इन्वायरमेंट सेम और इक्विवेलेंट होता है तो इस केस में हमारा केवल एक सिग्नल मिलता है, ठीक है। आप अगर सिग्नल नहीं समझ पा रहे हो कैसे निकालते हैं तो स्टूडेंट आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग रेफरेंस में क्या यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग TMS यूज करते हैं, यानी टेट्रामिथाइल सिलेन यूज करते हैं, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है, वोलाटाइल नेचर होता है और सिंगल शार्प आपका पीक देता है ड्यू टू द
इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग अपना देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करता है, और माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। और यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या देखने को मिलेगा, शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी तो हम लोग देखें, अगर देखिए न्यूक्लियस के किनारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऑलरेडी ये शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा था। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो ये और भी इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, है ना, जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, अप फील्ड के साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये यदि हमारा जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो न्यूक्लियस के किनारे जो इलेक्ट्रॉन लगा है उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देखने की वजह से हमें आपका डी शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जो हमारा शिफ्ट होगा वो आपका डाउन फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिखाया है आपको, लाइक यहाँ पे देखिए CH3CH2Cl है, जिसमें ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो कम हो जाता है, और कम हो जाने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं डी शील्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और यदि ये इन द केस देखिए यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि प्रोटॉन के किनारे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे आपको शील्डिंग दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो न्यूक्लियस तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा। तो इस केस में शील्डिंग होता है और हमें केमिकल शिफ्ट अप फील्ड के साइड शिफ्ट होते हुए दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा फैक्टर है वैन डर वाल्स डी शील्डिंग। इसे हम लोग स्टेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोग सुने होंगे, मतलब बल्कि ग्रुप यदि जहाँ पे भी आपका अटैच रहेगा तो वहाँ पे आपको डी शील्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक कंपाउंड है। अगर हम इस प्रोटॉन की बात करें तो देखिए इसके नेबर में आपका CH3 अटैच है, ठीक है। और इस अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसके नेबर में देखिए बहुत बल्कि ग्रुप है ना, ये CH है, और इससे भी आपका यहाँ पे अटैच है CH3 तो इसके बगल में एडजेसेंट में आपका बल्कि ग्रुप अटैच है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको डी शील्डिंग देखने को मिलेगा। डी शील्डिंग मतलब क्या होता है बताइए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कम दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका ज़्यादा डी शील्डिंग होगा क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और जब बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको लेस डी शील्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। देखिए यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इक्वल अमाउंट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं इसको आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक बोला है तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमें शील्डिंग या डी शील्डिंग इफेक्ट सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एनआइसोट्रॉपिक यदि इफेक्ट रहेगा तो इफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, is distributed non-uniformly at different region then it is called anisotropic effect। तो यदि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यदि इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा हर रीजन में तो वहाँ पे आपको एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके वजह से शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट या फिर आपका जो मेन केमिकल शिफ्ट है कहीं ना कहीं ये अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है इफ़ हाइड्रोजन एटम गोज फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल टेक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कॉज डी शील्डिंग इफेक्ट। जैसा कि अभी ये आप प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट
को भी एक तरीके से मान सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन से अगर हमारा जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच रहेगा, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं ना कहीं वहाँ पे कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से हमें डी शील्डिंग इफेक्ट दिखता है। ठीक है, जैसे कि इस वाटर के केस में है। वाटर में देखिए यहाँ पे हमने H2O के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, जिसमें देखिए ये वाला ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है, तो इस वाले हाइड्रोजन पे आपका इस ऑक्सीजन की वजह से, या यहाँ के आप हाइड्रोजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन की वजह से डीसिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है। तो ये हाइड्रोजन क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींचता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, न्यूक्लियस तक अच्छे से पहुंच पाएगा, जो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिसके वजह से हमें यहाँ पे डी शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और डी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर जाता है ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी आपका डेल्टा स्केल में देखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक थोड़ा छोटा है, भरने लगा हो आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब आइए इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड। होप स्टूडेंट्स कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।